नमस्कार साथियों, और आप सब मेरे साथ जुड़े हैं अपने YouTube मंच, YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। ना भारत एक तरफ तैयारी कर रहा है ब्रिक्स सम्मेलन की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स 2026, वो भारत में होने जा रहा है, सितंबर के महीने में है। तो एक तरफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू ऑर्गेनाइज द ब्रिक्स समिट, तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा होमवर्क करके, पूरी तैयारी करके अपने दो सबसे क्रेडिबल पर्सन, दो सबसे विश्वसनीय पर्सन, जिसमें से एक भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब और दूसरे हैं अजीत डोभाल साहब, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन दोनों लोगों को रशिया और चीन भेजा हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगले महीने जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा भारत में, वो एक महाकुंभ जैसा होगा। बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपको भारत में नजर आएंगे, और दुनिया भर की सबकी नजरें अगर होंगी तो इन तीन लीडर्स पर होंगी। अमेरिका भी इन तीन लीडर्स को सात समुंदर पार से बैठे देख रहा होगा। भाई ट्रंप भी देख रहा होगा कि ये तीन लीडर्स मिल करके क्या डिसाइड करते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन से क्या निकल करके आता है। तो एक तरफ व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी साहब और आपके शी जिनपिंग, क्योंकि शी जिनपिंग को भी भारत आना है ब्रिक्स का सम्मेलन अटेंड करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ब्रिक्स सम्मेलन से अमेरिका को क्या दिक्कत है भाई। अभी हम उस पर भी आते हैं, उस पर भी डिस्कस करते हैं। दूसरा ये कि एस जयशंकर साहब रशिया क्यों गए इसी बीच में, और एनएसए साहब हमारे, अजीत डोभाल साहब हमारे, चीन क्यों चले गए एकाएक। तो चलिए आइए इन सब पर हम लोग इस सेशन में एक एक करके सब समझते हैं। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नाउ आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पर जब आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से वहां पर कुछ लिखता हुआ नजर आएगा। 22 अगस्त 2026, विजिट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर टू रशिया, अगस्त 23 एंड 24। 23 और 24 अगस्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो है वो रशिया की यात्रा पर गए हुए हैं। अब जब रशिया की यात्रा पर गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो वहां पर डिस्कशन होगा ही होगा। तो रशिया के साथ भारत का जो डिस्कशन ट्रेड, एनर्जी और ये जो चल रहा जियोपॉलिटिकल इवेंट है, क्योंकि इस दौरान 10-15 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 10-15 दिन जो हैं, या ये कह लीजिए जुलाई का महीना जो है, वो रशिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता। क्योंकि यूक्रेन की तरफ से 600 से 700 ड्रोन जो है मॉस्को पे गिराए गए, रशिया पे गिराए गए। तो आप देखिए वहां से जो विजुअल्स आए, जो फोटोज आई हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब पहुंचे तो पुतिन साहब ने उनको रिसीव किया, मतलब पुतिन साहब उनसे मिलने आए, दोनों लोगों की मुलाकातें हुई। ट्रेड है, एनर्जी है, फर्टिलाइजर, रशिया ने भारत को यह वादा किया है कि भारत को रशिया फर्टिलाइजर देता रहेगा। तो एक तरफ रशिया के साथ हमारी मीटिंग, क्योंकि पुतिन को भारत आना है तो थोड़ा उस पर भी काम कर लिया जाए, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जो पुतिन भारत आएंगे तो भारत के लिए डिफेंस के सेक्टर में बहुत मेगा डील वो लेकर के आना चाहते हैं भारत, मतलब इंडिया के साथ बहुत मेगा डील डिफेंस में हो सकती है इंडिया और रशिया के बीच में। तो दूसरी तरफ ये क्वेश्चन उठता है कि हमारे जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब, ये चाइना क्यों गए। तो दरअसल ये चीन की यात्रा इसी वजह से हुई है क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेकर के 2003 में ना, उसको सॉल्व करने के लिए 2003 में एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बनाया गया था। तो अजीत डोभाल साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दरअसल ये 25th मीटिंग है इंडिया और चीन के बीच में बॉर्डर इशू को लेकर के। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए अजीत डोभाल साहब चीन गए हुए हैं। और प्लस चीन की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शी जिनपिंग को भारत भी आना है। और हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से अरुणाचल को लेकर के अभी थोड़ा सा इंडिया और चीन के बीच में तनातनी हुई थी। अभी हम उस पर भी आते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो अमेरिका, ईरान, इजराइल, ईरान वॉर, मतलब टोटल जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, ये हम सब जानते हैं। इसमें पाकिस्तान जो एक मीडिएटर का रोल निभा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत कराई जा सके।
लेकिन रशिया जो है वो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाता है और वो ये कहता है कि अगर कोई इसमें डिप्लोमैटिक रोल निभा सकता है, मींस अगर ये वॉर कोई रुकवा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। तो रशिया बैक्स इंडिया ओवर पाकिस्तान फॉर लॉन्ग टर्म डिप्लोमैटिक रोल इन यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। केवल भारत ही वो देश है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा सकता है। आपको याद होगा रशिया और यूक्रेन वॉर को भी लेकर के तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत पर ही ये बात बोली थी कि रशिया और यूक्रेन का वॉर भी केवल अगर कोई रुकवा सकता है तो वो भारत रुकवा सकता है। तो ये दिखाता है कि भारत की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो दुनिया में लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब आइए उस बात पे आते हैं लौट करके जो मैंने आपको बताया कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो ये माना जा रहा है कि इस बार पुतिन साहब का जो विजिट होगा वो भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत मेगा डील इंडिया और पुतिन के बीच या इंडिया और रशिया के बीच में साइन हो सकती है। तो खबर ये निकल करके आ रही है कि रशिया ये चाहता है कि भारत रशिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदे, दैट इज Su-57। हम सब जानते हैं कि बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत ने लगातार अपने डिफेंस सेक्टर में बेहतरीन काम किया है। हम डिफेंस सेक्टर में लगातार डे बाय डे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। 5th जनरेशन फाइटर जेट पर भी इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो भारत को अभी नहीं मिलेगा, उसमें समय लगेगा। इसी बीच रशिया भारत को यह ऑफर दे रहा है कि वो रशिया का Su-57 खरीदे, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है। क्योंकि आपको मींस इंडिया को ऑब्वियस सी बात है, चाइना और पाकिस्तान ये ऐसे दो देश हैं जिनसे हमें मुकाबला करना है। क्योंकि आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत को बल्कि एक नहीं बल्कि 3 फ्रंट पे लड़ना पड़ा था। हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे थे, हम चाइना से भी लड़ रहे थे, हम टर्की से भी लड़ रहे थे, क्योंकि चाइना और टर्की ने खुल करके पाकिस्तान का सपोर्ट किया था अगेंस्ट इंडिया। और अब तो ये बात पूरा एकदम ओपनली है, आप इसको कहीं भी सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि चाइना ने इस बात को एडमिट भी कर लिया कि हाँ भाई, हमारे इंजीनियर्स वगैरह जो थे वो पाकिस्तान में थे टू प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ हेल्प टू पाकिस्तान। तो इसलिए भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम भी अपने डिफेंस में डे बाय डे एडवांसमेंट करें। तो रशिया जो है ना वो भारत को टेक्नोलॉजी के साथ साथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन पर भी वो जोर दे रहा है। प्लस इंडिया में 100 से ज्यादा सुखोइस को अपग्रेड करने की भी बातचीत चल रही है। तो एक बहुत बड़ा मेगा डील यहां पर आपको होती हुई नजर आएगी। अब आइए अजीत डोभाल साहब के बारे में भी कुछ बात कर ले। जैसे मैंने आपको बताया कि अजीत डोभाल साहब बीजिंग में हैं, क्योंकि 25th राउंड ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स जो हैं वो होनी है। आपको मालूम होगा कि 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली इशू हुआ था। बड़ी तनातनी हो गई थी, सारी बातचीतें जो हैं वो खत्म हो गई थी, बंद हो गई थी। फिर से कुछ दिनों से बातचीत को रिवाइव किया गया है। तो जहां तक रही बात इंडिया और चाइना के बॉर्डर की, तो इंडिया और चीन का बॉर्डर, जिसको हम लोग LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एक अनडिमार्केटेड लाइन है। ये लगभग लगभग मान के चलिए 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, लगभग 3844 किलोमीटर के अप्रॉक्स है ऐसा। और इस पूरे बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिस पर डिस्प्यूट है, जैसे अक्साई चिन का एरिया है, ये डिस्प्यूट है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश है आपका, मैकमोहन लाइन, अरुणाचल प्रदेश में बहुत डिस्प्यूट है। तो ये जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर वाला इशू है, इसको कैसे जो है पूरी तरीके से डिमार्केट किया जाए, किस तरीके से इसको चीजों को सॉल्व किया जाए, इसीलिए इंडिया और चाइना के बीच में राउंड ऑफ टॉक्स होते हैं। तो वही अजीत डोभाल साहब चीन गए हैं एज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे, ये हम सब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में इशू क्रिएट होता ही होता है। अभी एक बार फिर हुआ, क्योंकि अभी भारत सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश का मैप नया इशू किया गया, जिसमें 27 जगहों को फिर से भारत सरकार ने मैप्ड किया है ना, 27 लोकेशंस मैप्ड, उसको रीनेम किया गया अरुणाचल प्रदेश में। और जब ये मैप इशू हुआ तो ऑब्वियस सी बात है चाइना की तरफ से रिएक्शन आया, क्योंकि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को
तिब्बत का ही एक्सटेंशन मानता है, मतलब वो सदर्न तिब्बत मानता है। और भारत का क्लेम अरुणाचल प्रदेश पर चाइना जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। जब बात अरुणाचल प्रदेश की होती है तो आप देखिए स्टेपल वीजा बहुत चर्चा में आ जाता है, आपने शायद नाम सुना होगा स्टेपल वीजा। अब ये स्टेपल वीजा क्या होता है? चाइना दरअसल स्टेपल वीजा इशू करता है, दुनिया के कई और देश भी स्टेपल वीजा इशू करते हैं। चाइना स्टेपल वीजा इशू करता है अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले जो सबसे लेटेस्ट घटना हुई कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ी, कुछ प्लेयर्स चीन जा रहे थे, तो चाइना ने क्या किया, स्टेपल वीजा जारी कर दिया। तो स्टेपल वीजा क्या होता है? स्टेपल वीजा का मतलब होता है नथी वीजा, मींस एक पेपर, उस पर आपके वीजा पर स्टैंप नहीं लगाया जाएगा, उस पर एक पेपर को नथी कर दिया जाएगा। तो भारत इसको अपोज करता है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का पार्ट नहीं मानता, इंडिया की टेरिटरी वो नहीं मानता। इसी सब पर इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट। अब भैया ब्रिक्स का सम्मेलन भी होना है भारत में, तो ऑब्वियस बात है भारत चाहता है ब्रिक्स का सम्मेलन एक सफल सम्मेलन हो। अब पहले हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं ये अमेरिका इसके अगेंस्ट क्यों, फिर हम आते हैं भारत की क्या तैयारी है डिफेंस के फील्ड को लेकर के। देखिए अमेरिका ब्रिक्स को एंटी वेस्ट मानता है, एंटी अमेरिका मानता है। वो कहता है ब्रिक्स जो है वो अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका की पॉलिसीज का विरोध करते हैं ये लोग डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करते हैं, ये लोग जो है डॉलर की हेजेमनी को प्रमोट चैलेंज करते हैं, और अगर ये लोग डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करेंगे तो हम इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो अमेरिका दरअसल ब्रिक्स को बड़ा शक की नजर से देखता है, खास तौर से चीन को और रशिया को। हाँ, अब उसमें इंडिया भी आ जाता है। वो अलग बात है कि भारत ने हमेशा ये बात क्लियर किया है कि ब्रिक्स जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है जिनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनको मिलकर के सॉल्व करके इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है। ये ब्रिक्स, ये ग्रुप जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं या हम एंटी वेस्ट हैं, ओके। लेकिन अमेरिका ब्रिक्स को ये मानता है कि ब्रिक्स कंट्री स्पेशली चीन और रशिया वो डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब वो डॉलर को चैलेंज करते हैं, और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं। इसीलिए अमेरिका बार बार ये धमकी देता है कि अगर तुम डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम 500% का टैरिफ लगाएंगे। तो अब ब्रिक्स का सम्मेलन है भारत में, तो भारत पूरी कोशिश करेगा कि ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो सफल हो। पुतिन आए, शी जिनपिंग आए, ब्राजील की तरफ से लोग आए, मतलब जितने मेंबर्स हैं सब इंडिया में आए, ओके। अब इसके लिए ये सारा काम है कि भाई पुतिन तक मैसेज जाए, शी जिनपिंग तक मैसेज जाए, ताकि वहां से पार्टिसिपेशन बढ़े। अब लौटते हैं उस बारे में कि भारत जो है वो, जैसे पुतिन भारत को SU-57 का ऑफर दे रहे हैं 5th जनरेशन का, लेकिन भारत क्या कर रहा है? देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम करना शुरू कर दिया, ओके। AMCA ये भारत का अपना इंडिजिनसली बिल्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट है, स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन ये अभी नहीं मिलेगा। इसका जो डेडलाइन है वो 2032 है। तो इसीलिए रशिया जो है वो भारत को ऑफर दे रहा कि तुम ऐसा करो, हमारा SU-57 ले लो। तो दूसरी तरफ अमेरिका भी है, वो भारत से कह रहा है हमसे F-35 ले लो। ये F-35 वही है फाइटर जेट 5th जनरेशन का जो अमेरिका सऊदी और टर्की को देना चाह रहा है। अभी बीच में खबर थी कि अमेरिका इसे टर्की को भी देना चाह रहा है। तुर्की है, टर्की मतलब तुर्की है। तो इजराइल ने बड़ा विरोध किया था, है ना। दोनों का कंपेयर करेंगे आप, दोनों का कंपैरिजन होता है, दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो भारत के बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत की टोपोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कॉलर्स का मानना है कि SU-57 जो है वो हमारे लिए कंपेटेबल है। तो इसलिए रशिया को ये लगता है कि भारत ये खरीद सकता है, और इंडिया एक बहुत बड़ा डिफेंस का मार्केट भी है। इससे रशिया को फायदा होगा, रशियन इकोनॉमी को फायदा होगा, भाई हम खरीदेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। हाँ, अमेरिका को ये बिल्कुल नहीं पसंद आएगा, क्योंकि अमेरिका बार बार कहता है कि इंडिया रशिया के साथ जो व्यापार करता है, रशिया उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन से लड़ाई के लिए कर रहा है। इसलिए आपको याद होगा ना, बीच में ट्रंप ने कहा था दैट दिस इज नॉट रशियन वॉर, दिस इज मोदीज वॉर, बीच में एक खबर आई थी।
दैट दिस इज मोदीज वॉर, है ना। हम जो रशिया से तेल खरीदते हैं, या अब मान लीजिए हमने ये डिफेंस खरीद लिया Su-57, तो रशिया इस पैसे का यूज करेगा यूक्रेन से लड़ने के लिए। तो फिलहाल ये दोनों देशों की तरफ से ऑफर है। तो कुल मिलाकर के ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में है सितंबर में, एक महाकुंभ है, बड़े बड़े देशों के लीडर्स इंडिया में आएंगे, और हमारे यहाँ जयशंकर साहब रशिया में हैं, अजित डोभाल साहब चीन में हैं। चलिए फिर जैसा भी निकल करके आता है फिर आपके साथ मिलेंगे, फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। बट चलने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर आप प्लीज़ ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।